नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि 21 दिसंबर का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और हम लोग साइंस का क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं तीनों शिफ्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था आज, किसी धारा वाहक कुंडली यानी कि करंट कैरिंग कॉइल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो ये होता है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के कारण इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये होता क्या देख लो एक बार। मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग तार है, ठीक है, इसमें से धारा इस दिशा में की ओर जा रहा है। अगर हम दाहिने हाथ से इस तार को पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे कि अंगूठा को रखेंगे, ये जो करंट जिस ओर जा रहा है इसके ओर रखेंगे, ठीक है, और बाकी जो उंगलियां है अपने आप इस तरह से पकड़ा जाएगा इसको। तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा बताएगा किसको? धारा की दिशा को बताएगा, करंट की दिशा को बताएगा। और ये जो मुड़ी उंगलियां है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया था, ये क्या था? तो ये राइट हैंड रूल इसको बोल लो, या फिर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बोल लो, या फिर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी इसको बोला जाता है। तो तीनों में से जो भी आप लोगों को पूछा दिया हुआ ऑप्शन में वही आपको टिक करना था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब एल्यूमिनियम को फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो जब एल्यूमिनियम को हम लोग फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो होगा ना आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो ना हाई रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? आयरन से। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम को जब हम लोग फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम आयरन को हटा देता है, डिस्प्लेस करके हटा देगा और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो अगर एटॉमिक मास सबका पता है तो ये आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा, जिससे कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दे रखा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 44। और ये वाला क्वेश्चन ये तीसरा बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ याद रख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 मार्क आ जाना डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्षार में फिनोफ्थिलीन, देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया था, बस यही क्वेश्चन था। क्षार में फिनोफ्थिलीन का रंग कैसा हो जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है क्वेश्चन रिपीटेड है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, क्षार में जब हम लोग फिनोफ्थिलीन को रखते हैं तो उसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। लेकिन देखिए यही कर लेने से नहीं होगा, हम लोग सबका करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम यहाँ पे डाल दिए, इसको एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिए। सूचक है एसिड में क्या परिवर्तन होगा उसका रंग में, और बेस में क्या परिवर्तन होगा। तो लिटमस पेपर आप लोग नाम सुनेंगे, ये एसिड में लाल हो जाता है और बेस में नीला हो जाता है। टर्मरिक जानते हैं, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक में क्या होता है, इसका कलर पीला ही रह जाता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, या तो आप लोग को पीला दे देगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टर्मरिक पीला होता है। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर पीला देगा। और किसमें? एसिड में। और बेस में क्या होगा? लाल या भूरा हो जाएगा। फिर अगर चाइना रोज की बात करें तो चाइना रोज एसिड में गुलाबी या लाल हो जाता है और बेस में हरा हो जाता है। इसी तरह से रेड कैबेज जो लाल पत्ता गोभी होता है वो क्या होगा? एसिड में लाल हो जाएगा और बेस में हरा या नीला हो जाता है। फिनोप्थिलीन जो आपको पूछा गया था तो एसिड में रंगहीन होगा और बेस में, यही वाला पूछा गया था, बेस में क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एसिड में लाल हो जाता है और बेस में पीला हो जाता है। और मिथाइल रेड एसिड में लाल रहेगा और बेस में पीला हो जाएगा। फिर एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसिड में इसका कलर लाल हो जाता है और बेस में नीला या फिर बैंगनी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो आपका जो ऑप्शन में था, हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन जैसे हमको पता चला तो आपका था सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया गया था उसके अनुसार सेंट्रीपिटल फोर्स सही हो जाता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल भी देगा तो ये भी सही है, तो दोनों ही बल काम करता है वहाँ पे। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु को आप इस तरह सर्कुलर पथ में घूम रहा है ना तो 2 फोर्स लगता है। एक तो फोर्स लगता है इस ओर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक लगता है सेंटर की ओर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लेकिन ग्रहों में अगर आ जाते हैं तो इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक दूसरे की ओर खींच के रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षण यानी कि का अध्ययन किया था? तो देखिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका 7 जो है विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, और इसको बता भी रखे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि तने की ऊंचाई तो या तो लंबा होगा या फिर बोना होगा। फूल का रंग या तो बैंगनी होगा या फिर सफ़ेद होगा। फूल की स्थिति या तो एक्सियल होगा, एक्सिस में होगा, या फिर टर्मिनल में होगा। फली का आकार या तो ये कैसा होगा? इन्फ्लेटेड या फिर फूला हुआ होगा, या फिर संकुचित होगा, सिकुड़ा होगा। फल का रंग या तो फली मतलब फल या तो सिकुड़ा होगा या फिर फूला हुआ होगा। ठीक है, फिर फल का कलर कैसा होगा? या तो हरा हो जाएगा या फिर पीला होगा। और ये मटर के पौधे के लिए है। ठीक है, सब फल में नहीं सोचना, सिर्फ ये मटर के पौधे पे अध्ययन किया था, उसी पे दिखा रहा है। और बीज का आकार या तो गोल होगा या फिर मुरझाया होगा। ठीक है, जिसको चिमसाया हुआ बोलते हैं आप लोग। बीज का रंग पीला होगा या फिर हरा होगा। ठीक है, तो ये 7 जो था, ये 7 था।
चलिए नेक्स्ट जो है प्रारंभिक वेग दे रखा है, यू दे रखा है, यू का मान दे रखा है कितना 8 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग भी का मान देखा -2 मीटर पर सेकंड। तो औसत वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया था। तो हम लोग को पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस भी डिवाइडेड बाई 2। यू का मान मेरे पास कितना दे रखा 8, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा -2 में, और यहाँ प्लस में रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पौधों में वायु का संचारण किसके कारण होता है। देखिए ये जो था ना ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से था या फिर कुछ और था, ये आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जा रहा है इसका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, जब पौधे में वायु का जो संचारण होता है किसके कारण होता है, या तो अगर ऑप्शन ये नहीं था तो या तो आपको दिया होगा स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा जब खुलता है और बंद होता है उससे वायु का संचारण होता है, आदान प्रदान होता है, या फिर हो जाएगा डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के कारण हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है गैस का, ठीक है। लेकिन आपका ये दोनों तो था नहीं ऑप्शन में, ये दे रखा था, ठीक है, क्योंकि अभी ये बच्चों के द्वारा ही बताया गया है, तो ये क्वेश्चन सही था या नहीं था, मतलब क्वेश्चन तो सही था लेकिन ये ऑप्शन में इसी तरह था या नहीं था, ये हमको आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों के ही कारण हो जाएगा। तो अभी के लिए हम मान के चलते इसको दोनों आंसर, ठीक है। और अगर ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और ये चारों ऑप्शन भी दे रखा है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग को हटा दिया जाएगा और ये सबको नंबर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, तो हम लोग के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं और पौधे के द्वारा बनाया गया ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही इसका सही हो जाएगा अगर ये सेम क्वेश्चन था तो, ठीक है। अभी के लिए हम इसका दोनों ही आंसर मानेंगे, ये और ये दोनों। जब एक वस्तु अवतल लेंस के बारे में पूछा गया है कि सामने अनंत पर रखा जाता है, देखिए अनंत पे रखा जाएगा तो मुख्य फोकस पे बनेगा। हम कई बार ये क्वेश्चन कितना बार और रिपीट करेगा पता नहीं, ठीक है। लेंस के किसी और फोकस, लेंस की ओर ही बनेगा और फोकस पे बनेगा, ठीक है। आभासी, सीधा और अत्यंत छोटा होगा, बता चुके ऑलरेडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 ओम और x ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो कुल वोल्टेज अगर 10 वोल्ट दे रखा है और करंट का मान, धारा दे रखा है 2 एम्पियर, तो x का मान बताना है, ठीक है। अब पहले तो सीरीज में दे रखा है तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 + x हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, ये तो इतना आ जाएगा 4 + x। अब बोला गया है कि वोल्टेज हमको दे रखा है इतना और करंट दे रखा है मेरे पास इतना, तो V = IR हम निकाल देंगे, V = IR, ठीक है। अब यहाँ से हम R को निकाल लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते थे अभी, ठीक है। R अब यहाँ से निकाल देंगे, R निकालेंगे तो ये जो I है ये I नीचे आ जाएगा, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा V/I, और V का मान मेरे पास कितना है 10 वोल्ट है और I का मान कितना है 2 है, यानी कि 5 हो जाएगा। यानी कि अब जो आएगा R बराबर 5 हो जाएगा, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं, ठीक है। R बराबर पहले इतना था, अब R बराबर इतना आ जाएगा, तो 4 + x = 5 हो जाएगा। अब इसको कर दो, 4 + x = 5, सबके आगे ओम लगा हुआ, ठीक है। हम ओम को भी नहीं लेके चल रहे हैं, सबके आगे ओम लगा, ठीक है। अब अगर हम इस x को निकालते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 5 - 4 आ जाएगा, तो इतना किसका हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा, तो इसका x का मान कितना हो जाएगा 1 ओम, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फॉस्फोरिक अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से कौन सा आयन देता है। फॉस्फोरिक अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से कौन सा आयन देता है। तो देखिए जब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो या हाइड्रोजन आयन देगा या फिर हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है। ये दोनों तो देगा ही देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, दोनों में से कोई एक देगा, या तो हाइड्रोजन आयन देगा या तो हाइड्रोनियम H3O+ आयन देगा, और इसके साथ क्या देगा, इसके साथ बनाएगा कौन सा, फॉस्फेट आयन। और आपको दोनों ही ये H+ आयन दे रखा था आपके ऑप्शन में, और दे रखा था कौन वाला, ये PO4 3-, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको ऑप्शन में दे रखा था, H+ और फॉस्फेट आयन, ठीक है, इसका आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए रासायनिक समीकरण में x और y का मान क्या होगा। अब एक रासायनिक समीकरण दे रखा है, इसको आपको सिर्फ संतुलित करना था और कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ संतुलित कर देना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो देखो संतुलित करना है, यानी कि इस साइड और इस साइड दोनों को बराबर बराबर करना है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मान कितना है 3 × 6, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 3 × 6, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 × 6, ये बराबर है, हाइड्रोजन को छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे सोडियम का मान कितना है 4 है 12, 4 × 12, और ऑक्सीजन का मान कितना है 4 × 12, ऑक्सीजन का मान भी 4 × 12, ये और ये भी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल्युमिनियम का मान यहाँ निकालना है हमको, एल्युमिनियम का मान यहाँ पे कितना दे रखा 2, हमको इसको बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे एल्युमिनियम का मान 2 रखना पड़ेगा, यानी कि x बराबर सबसे पहले तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर x बराबर यहाँ एल्युमिनियम यहाँ भी 2 हो गया, एल्युमिनियम यहाँ भी मेरे पास 2 हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, एक रखेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा, x का मान 2 और y का मान 1 हो जाएगा। बस इसको सिर्फ आपको क्या करना था, आपको
इसको इधर वाला और इधर वाला दोनों को बैलेंस कर देना था, बस इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका उत्पादन करता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फॉस्फोलिपिड लिपिड बोलो या फिर फॉस्फोलिपिड बोलो और एस्ट्रोइड हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। इसके साथ ही यह विषैले पदार्थ का अपघटन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने में सहायता करता है। तो आपका जो ऑप्शन में था ये फॉस्फोलिपिड या फिर लिपिड दिया हुआ, ठीक है, तो देख लेना क्या दिया था आपका। नेक्स्ट है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सूत्र क्या है? तो हम लोग को पता है म्यू बराबर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है, प्रकाश का जो निर्वात में जो वेग होता है, और ये सी जिसको हम लोग लिखते हैं, और सी का मान कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, शायद यही होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा वो, तो ये यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अच्छा, हमको ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग का क्या था, आप लोग एक बार बताएगा, म्यू बराबर C/V ही दिया था ना, ठीक है, तो C/V इसका करेक्ट आंसर हो जाता। निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। तो कथन दे रखा तो 2, पौधों की जड़ों की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, बिल्कुल। पौधों की जड़ों की जो वृद्धि होता है ये होता है जियोट्रोपिज्म, इसका नेचर होता है जियोट्रोपिज्म, इसलिए ये ग्रेविटेशनल के साथ जाता है, यानी कि ठीक है, यानी कि जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी ओर जाता है, यानी कि नीचे की ओर हो जाता है, तो इसलिए इसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है, ये सही है। तने की वृद्धि सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होता है, बिल्कुल सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होता है, इसलिए इसको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो ये दोनों ही आंसर आपका सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? आप अब देखो, इसका पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, जी को हम नहीं लिखते, कांस्टेंट को हटा देते हैं, सीधा करते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या गया कि इसकी दूरी, ये जो दूरी है इसको, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दूरी को इसको r/2 करके इसको होल स्क्वायर कर देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये जो है जितना से कम होगा उतना से ये ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/4 हो जा रहा है तो ये 4 गुना से बढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो मान है 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है, जहां जी का मान दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, किया गया कार्य दे रखा है 10,000 जूल है, तो ऊंचाई आपको निकालना था। तो आप लोग को पता है वर्क डन जो होता है mgh, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन किस यही में पूछा गया है, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा mgh, यही वाला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि उसको उठाया गया है, ठीक है, mgh। अब यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। अब हमको h निकालना है यहाँ, सबसे पहले हमको क्या ये पूछा गया है कि उसको ऊंचाई तो उठाया गया, जहाँ इतना हो गया तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई निकालना, तो हमको h निकालना है। h अगर निकालेंगे तो W/mg हो जाएगा, तो h बराबर W/mg कर देते हैं। W का मान हमको दे रखा है 10,000 जूल, तो वर्क डन का मान दे रखा है 10,000 जूल, और m का मान मास का मान दे रखा है 10 kg, और g का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 10 100, 10 10 10 10 10, खत्म कर दो, बचा कितना 100 मीटर। तो ये 100 मीटर की ऊंचाई तक इसका हाइट होगा, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए वर्क डन के मामले में हम 2 आप लोग को फॉर्मूला बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर पोटेंशियल एनर्जी के संदर्भ में पूछेगा तो वर्क डन बराबर हो जाता है mgh, ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी के संदर्भ में वर्क डन को पूछेगा तो हो जाएगा हाफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ध्वनि का पिच सबसे अधिक होगा? अच्छा, यहाँ पे दे रखा है ध्वनि दे रखा है और उसका फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, तो आप लोग को पता है पिच, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारत्व शायद बोलते हैं, एक बार देख लेना आप लोग, तारत्व शायद बोला जाता है। तो पिच जो होता है ना, पिच ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। अब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच। तो देखो अभी आपसे आपको कुछ नहीं करना था, इधर तो देखना ही नहीं था, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी देखना था। फिर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जिसका रहेगा उसका पिच ज़्यादा रहेगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, चिड़िया की आवाज़ का, पक्षी की आवाज़ का। तो बस इसको आपको टिक करना था। अगर फ्रीक्वेंसी जितना, अगर यहाँ कम पूछा होता तो फ्रीक्वेंसी जिसका कम होता 150 वाला तो वो वाला हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे अधिक होगा तो इसका चिड़िया की आवाज़ आपको मानना था। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, जब माइक्रोस्कोप से प्याज के एक छोटे हिस्से को देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है? तो जब प्याज को देखोगे ना तो इस तरह से स्क्वायर शेप का सेल मिलेगा आपको, एक ही जैसा, एक ही टाइप का सेल मिलेगा। तो प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी समान कोशिकाएं मिलती है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं इस तरह ईंट जो होता है ना, स्क्वायर इस तरह से मिलेगा आपको, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सेविंग मिरर में किया जाता है, दंत चिकित्सक में किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर में, ये कनकेव का नहीं कन्वेक्स मिरर का किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और टॉर्च में और हेडलाइट में ये भी किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, ये गलत पूछना है,
तो वाहनों के साइड व्यू मिरर, इसमें किया जाता है किसको, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो पूछा गया था, एक अभिकथन ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है और आपको बताना था सही कथन कौन सा है ना, आपको चुनना था। ठीक है, देखिए रूट क्राफ्टिंग वाले पौधे अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह जड़ें विकसित करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर किसी भी पौधे को आप अगर सही उसका अनुकूल परिस्थिति दे दिया जाएगा तो वो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, ये कथन तो सही है। गुलाब और आम के पौधों में रूट क्राफ्टिंग की जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो रूट क्राफ्टिंग क्या होता है ये जान लो। ठीक है, ये जब तक नहीं जानेंगे आप, देखिए क्या होता है ना, एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, ये कुछ हिस्सा इसका जमीन के अंदर जड़ वाला है और ये इधर हो गया तना वाला और पेड़। एक पौधा है इस तरह से, एक दूसरा पौधा है, जरा इसको अच्छा से समझना, रूट क्राफ्टिंग बता दे रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा पौधा है। देखा गया कि ये वाला जो पौधा, एक नंबर का जो पौधा, उसका जड़ें बहुत बढ़िया है, ग्रो अच्छा से कर रहा है, लेकिन इसका जो फल जो है, फूल जो है, ये अच्छे से नहीं लग रहा है, या तो उसमें कीड़ा जल्दी जल्दी लग जा रहा है, या फिर इसका फल बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही रह जाता है, गुठली बड़ा हो जाता है, कुछ भी इस तरह से देखा गया उस पौधे का। लेकिन इस पौधे में देखा गया इसका जड़ें तो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता अच्छा से, लेकिन इसका फल बहुत बढ़िया रहता है। तो क्या करते हैं हम लोग ना कि इसका जड़ ले लेते हैं, एक नंबर का जड़ ले लिए और दूसरा नंबर का हम ये ऊपर वाला प्लांट को ले लिए। ठीक है, अब इसका जो करेंगे ना, जो रूट क्राफ्टिंग किया जाता है, अब इसको यहाँ से काट दिया जाता है। इसका जो रूट होता है, इसका जो ये तना होता है ना, इसको यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इस शेप में इस तरह से तना को काट देते हैं, या फिर इस शेप में काट देते हैं तना को, और इसको भी इसी शेप में काटते हैं। अगर इसको इस शेप में काटे तो अब इसको इस शेप में काट देंगे हम। ठीक है, इस अब इसको उठा के लाके इसमें जोड़ देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इसको बांध देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मजबूत जड़ बन मिल गया और इसका जो है ना फ्रूट वाला पार्ट, जो अच्छा वाला जो पार्ट होता है वो मिल गया। अब एक मजबूत जड़ भी हो गया जो ग्रो भी अच्छा से करेगा और इसका फल फूल भी अच्छा से बड़ा वाला पकड़ेगा, गुठली छोटा रहेगा, ये सब चीज़ें। तो ये कई सारे पौधों में हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, इसी को बोला जाता है रूट क्राफ्टिंग करना, क्राफ्टिंग, जिसको हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, कलमी बोलते हैं। जैसे आप लोग अगर देखा जाएगा इंडियन लैंग्वेज में अगर बोले तो इसको क्या बोलते हैं, क्राफ्टिंग, कलमी करते हैं, एक पौधे के दूसरे पौधे में कलमी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है रूट क्राफ्टिंग। अब यहाँ पे बोला गया गुलाब और आम के पौधे में रूट क्राफ्टिंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो आप देखो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही विकल्प सही है, लेकिन जो है ना यहाँ पे सिर्फ आपको बोला गया है कि रूट क्राफ्टिंग किया जाता है। यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट या फिर कोई खास परिस्थिति के बारे में जड़ का विकसित के लिए नहीं बोला गया है इस आर में। ठीक है, तो दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ना ए का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इसके बारे में बताया नहीं गया कि अनुकूल परिस्थिति में इसका जड़ें विकसित होता है। इसमें सिर्फ बताया गया है कि आम और गुलाब के पौधे में रूट क्राफ्टिंग की जा सकती है, बस। ठीक है, तो जो पूछा जाएगा उसी के हिसाब से आपको जवाब देना था, यानी कि विकल्प ए और आर दोनों सही होगा, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है किसका, ए का, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो कैसा, तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक सीधी लाइन में आएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, सीधे लाइन में जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए नेक्स्ट है, कान के बाहरी भाग में कौन सा ऊतक या उपास्थि टिश्यू या कार्टिलेज मौजूद होते हैं। तो कार्टिलेज होता है, और आप कान को जब पकड़िएगा थोड़ा हार्ड रहता है, मांस टाइप का रहेगा लेकिन हार्ड रहेगा, इसको कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक है, और ये जो बनता है ना, ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब शिफ्ट 2 में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि साबुन की सफाई प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार की घटना है। तो देखिए साबुन की सफाई प्रक्रिया मुख्य रूप से जो मिसेल निर्माण करता है। मिसेल होता क्या है, निर्माण, यानी कि इमल्सिफिकेशन की घटना है, जहां साबुन के अणु तेल या गंदगी को घेरकर छोटे छोटे मिसेल में तोड़ देता है, जिसमें एक सिरा तेल में और दूसरा सिरा पानी में घुल जाता है, जिससे गंदगी पानी में घुल जाती है। यह एक पृष्ठ सक्रिय यानी कि सरफेक्टेंट प्रक्रिया होता है, जो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और गंदगी को इमल्सिफिकेशन करके बाहर सस्पेंड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है सफाई में मुख्य रूप से। तो ये इमल्सिफिकेशन आपका ऑप्शन में इमल्सिफिकेशन दे रखा होगा या फिर मिसेल दे रखा होगा, ये दोनों में से, या फिर पृष्ठ तनाव को कम कर देना, कुछ भी दे रखा होगा। आप लोग का पता चल गया कि क्या होता है, यहाँ से आप लोग आराम से इसका आंसर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकांग में क्रिस्टी होती है और लाइसोसोम भी बनाते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो पहले हम बता चुके हैं ऑलरेडी, जो पौधे का जो गैस का एक्सचेंज होता था वो किस लिए, और एक ये दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट में है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, ऑप्शन भी इसी तरह से दिया गया था ना, तो ये दोनों ही क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, दोनों को ही नंबर आप लोग को मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, निम्न में से किस कोशिकांग में क्रिस्टी और लाइसोसोम होते हैं। तो ऐसा कोई भी कोशिकांग नहीं है जिसमें क्रिस्टी भी और लाइसोसोम दोनों ही होता है, लाइसोसोम और क्रिस्टी भी बनाते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टी होते हैं और लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। अच्छा, यहाँ पे
जो लाइसोसोम का निर्माण करता है वो करता है गोल्जी बॉडी, और जो जिसमें क्रिस्टी होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होता है और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बनाता है। तो और यहाँ पे बोला गया निम्न में से कौन सा एक पर्टिकुलर कोशिकांग के बारे में पूछा गया था जिसमें क्रिस्टी भी होता है और लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। तो वैसा कोई भी कोशिकांग नहीं है, आप लोग जान लीजिए, कोई भी कोशिकांग नहीं है जो कि जिसमें क्रिस्टी होता है और लाइसोसोम का भी निर्माण करता है, वैसा कोई भी नहीं है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है और क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरह रहता है और जब इसको क्रॉस सेक्शन में काटिएगा तो इस तरह से शेप का मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो मुड़ा हुआ शेप होता है ना, ये वाला इसको बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है। तो क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और लाइसोसोम बनता है किससे? गोल्जी बॉडी से। तो इसका आंसर अभी तो हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को अभी रखो ऐसे ही, हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक पिंड की चाल 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से घटकर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो त्वरण आपको ज्ञात करना था। तो देखो एक 4 सेकंड में टाइम दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है यू का मान 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो त्वरण आपसे पूछ दिया था, यू दे रखा है, भी दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो आप लोग को पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये होता है। तो अब इसको रख दो, तो 10 माइनस 20/4 यानी कि माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है, आवर्धन अगर -1 है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? बस ये जो -1, अगर जो लड़का पढ़ा है बढ़िया से ना, ये -1 देखता और आगे इसको ना कुछ करने की जरूरत नहीं था, आंसर लगाता, ठीक, और आगे बढ़ जाता, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में पूछा, माइनस है, यानी कि अवतल दर्पण में माइनस किधर होता है? सब इधर होता है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो होगा ये दर्पण के सामने में रखा होगा। और एक का मतलब होता है कि वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। अब वस्तु के आकार के बराबर कहाँ होता है अवतल दर्पण में? जब वो सी पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, तो ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। इसका आंसर हो जाता है वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ठीक है। ये किधर होगा? इधर हो तो वास्तविक होगा। कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसका आंसर हो जाता है ये सब, ठीक है। अब जिसको ये पढ़े थे आराम से कर देता, इसको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं था कि m बराबर -b/u करके निकाले जा रहा है, वो सब क्यों निकालना? जब आपको पता है कि एक क्या होता है, एक से छोटा होगा तो छोटा बनेगा वस्तु का, अगर एक से बड़ा होगा तो बड़ा बनेगा, ठीक है। माइनस में होगा तो फ्रंट में बनेगा, और अगर माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा दर्पण के। चलिए नेक्स्ट देखिए, समान त्वरण के साथ गति करने वाला वस्तु के लिए कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो गति का 3 समीकरण है। पहला समीकरण बोलता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा बोलता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा बोलता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तीनों को इसी क्रम में याद रखो और यही क्रम है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 है, ये कोई समीकरण नहीं होता है गति का, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया किसके बीच होती है? तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया जो होता है ना, दो आयनिक यौगिकों के बीच में होता है, यानी कि कंपाउंड प्लस कंपाउंड के बीच में होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या करता है, जहां वे धनायन, कैटायन और ऋणायन का आदान प्रदान करता है, ठीक है, इसमें 2 नए यौगिक बनाते हैं। यह अभिक्रिया अक्सर पानी यानी कि जल विलयन में होता है और प्रेसिपिटेट गैस या पानी जैसे अम्ल, क्षार आदि प्राप्त होता है इससे, ठीक है। और इसी को देखो यहाँ पे एक रिएक्शन भी लिखा गया है, जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ घोला जाता है, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों एक्वेटिक है, को घोला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड निकलता है, ठीक है, और यही इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण एसटीडी से बचाता है? यानी कि कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है? तो देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के लिए आपको एक ही कंडीशन होता है, जब आपको बैरियर लगा हो, यानी कि जो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है और जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है उसके बीच में अगर बैरियर आ जाएगा तो यानी कि इस दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ही सिर्फ एसटीडी नहीं हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट, यानी कि ऐसा डिजीज जो सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से क्या होता है, जो अगर किसी लड़का में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सेक्सुअली डिजीज है, तो वो लड़की में चला जाएगा, और अगर लड़की में तो लड़का में चला जाएगा। कब? जब उसका ऑर्गन एक दूसरे को टच करेगा। अगर टच ही ना करे, अगर बैरियर दे दिया तो बैरियर का काम कौन करता है? कॉन्डम करता है। बाकी आप कुछ भी ले लो, बैरियर का काम नहीं करता। कॉपर टी ले लो, नहीं करेगा। गर्भ निरोधक गोलियां ले लो, नहीं करेगा, उसमें भी टच करेगा ही करेगा, ठीक है। इस तरह कुछ भी ले लो वो टच करेगा, सिर्फ एक ही है कॉन्डम जो बैरियर की तरह काम करता है। निम्न में से कौन सा जानवर इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकता है? तो कौन सा जानवर है जो इंफ्रासोनिक, देखिए आप साउंड जो होता है ना, ये आम आदमी जो है, जैसे कि एक
ऑडिबल साउंड कहा जाता है, किसको 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड होता है उसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है, जो आमतौर पर हम लोग सुन रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग अभी सुन रहे हैं। ये जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही होगा, ठीक है, तभी हम लोग सुन पा रहे हैं। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम हो जाता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंफ्रासोनिक साउंड। इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और ये आपसे पूछा गया था इंफ्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है, तो इसको कौन सुन सकता है, राइनो यानी कि जो गेंडा होता है, एलिफेंट हाथी होता है, वेल और भी कई सारी चीज़ें। तो आपको एलिफेंट ये गेंडा दे रखा था, ठीक है, गेंडा, इसका आपका आंसर में होगा राइनो। तो इसका आंसर हो जाता है ये सब तीनों सुन सकता है, ठीक है। अब अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से जब ज़्यादा हो जाता है उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। और ये कौन सुन पाता है, बैट, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, सोनार जो हम लोग लगाते हैं नाव में, ठीक है, डॉग हो गया, मंकी हो गया, परपोइज हो गया। ये परपोइज बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना, आप इसको पूछेगा जरूर, परपोइज, ठीक है, एक मछली की तरह होता है, ठीक है, परपोइज। उसके बाद होता है सोनोग्राफी, ये सब में इसका यूज किया जाता है और ये सब सुना जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा हम बता दिए, यहाँ से आप क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा अगर इस टॉपिक से पूछा तो। चलिए नेक्स्ट है, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को ऊंचाई h से गिराया जाता है। जमीन गिरने के बाद जमीन पे इसका जो चाल होता है 20 मीटर पर सेकंड है और जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, तो h ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो v² बराबर u² प्लस 2gh। क्यों प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये गिरा रहे हैं। देखिए जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है ना तो ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है, और जब किसी वस्तु को नीचे गिराती है तो ग्रेविटेशनल का जी भी इधर लग रहा है और वस्तु गिर भी रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसमें पॉजिटिव लेते हैं। इसी कारण से हम लोग प्लस 2gh लिए, माइनस 2gh नहीं लिए, याद रखना, ठीक है। v² बराबर u² प्लस 2gh, ये फॉर्मूला हम लोग आप लगा देंगे इसमें। अब इस पर लगाते हैं, देखो तो हमको निकालना क्या है, h निकालना है, तो h को निकाल दो तो v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करो तो 20 का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 × 10। अब इसको काट पीट कर दो तो 20 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में ब्रांच्ड चेन बनाई जा सकती है, यहाँ 4 हाइड्रोकार्बन को दे रखा है, ठीक है। अब इसमें बोला कि ब्रांच चेंज किस में बनाया जा सकता है, मैंने ज़्यादा लंबा तक, देखो CH4 यहीं पे खत्म हो गया, इसमें ब्रांच चेन हम लोग नहीं बना सके, ठीक है। नेक्स्ट आते C2H6, इसमें इतना बड़ा बना ब्रांच चेन, ठीक है, ये 2 ही कार्बन था इसमें। देखो ये तो साइक्लिक हो जाएगा, इसको तो छोड़ दो, ये साइक्लिक इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सेल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह करके C6H12, ये तो होगा नहीं, ये तो छोड़ दो। अब नेक्स्ट एक आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में C4 है, सबसे बड़ा जो है ना ब्रांच चेन इसी में बनेगा, देख लो। अब यहाँ पे अच्छे सब में पुट कर दो, सब में अच्छे से डाल दो, ठीक है। तो सबसे बड़ा ब्रांच चेन किस में बना, तो इसमें बना C ब्यूटेन में बना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, ब्यूटेन। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको देख लेना था। ऐसे तो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा, कार्बन ज़्यादा है उसको करो, खाली ये देखना है कि आपको ये जो है ना इस कंडीशन में ना आए, साइक्लिक में ना आए, ठीक है, ये आपको खाली देखना था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में शुद्ध धातु किस इलेक्ट्रोड में जमा होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, किस में जमा होता है, कैथोड में जमा होता है, पतली लेयर जमा हो जाता है उसका, ठीक है, कैथोड में जमा होता है। एनोड में अशुद्ध धातु जमा होता है, ठीक है, कैथोड में शुद्ध धातु की पतली प्लेट हो जाता है और अशुद्धियाँ एनोड कीचड़ जिसको बोला जाता है के रूप में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रख लीजिए, फिर अगर पूछेगा कोई दूसरा तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि हम लोग नींद में सोया, मच्छर काट रहा, तो हम लोग तो दिमाग तो पूरा सोया, पूरा शरीर, लेकिन फिर भी हाथ को ले जा करके आप मच्छर को मारने लगते हैं, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। का सही क्रम क्या है, ये पूछा गया था कि कैसे होता है सही क्रम। तो सबसे पहले स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना होगा, सबसे पहले उत्तेजना होगा, उसके बाद ग्राही होगा, ठीक है, रिसेप्टर होगा, फिर संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन पे जाएगा, फिर मेरुरज्जु स्पाइनल कोड पे आएगा, फिर प्रेरक न्यूरॉन पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद पेशी ग्रंथि पे आएगा, फिर प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आपसे पूछा गया होगा, सारा क्रम हम यहाँ लिख दिए। इसमें से आपको 3 या 4 ही पूछा होगा, तो आप लोग देख लीजिए कि जिस तरह से पूछा गया था आप उस हिसाब से आपको सजा देना था, ठीक है। चलिए शिफ्ट थर्ड में आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि की चाल के संदर्भ में माध्यमों को तेज से धीमे, अच्छा पूछा गया था कि इस तरह माध्यम दे रखा था और बोला गया था कि ध्वनि के चाल के अनुसार कि मतलब सजाना था आपको। तो सबसे ज़्यादा जो है ना ध्वनि के चाल ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है और फिर गैस में होता है, यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़हल हिबिस्कस के फूल में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। तो हिबिस्कस के फूल में क्या नहीं पाया जाता है, तो चिपचिपा परागकण पाया जाता है, उभयलिंगी संरचना, बिल्कुल ये बाइसेक्सुअल होता है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, केवल एक लिंगी, यही गलत हो जाएगा,
रंगीन दलपुंज होता है, यानी कि जो इसका दलपुंज जो पंखुड़ी होता है ये रंगीन होता है, ये भी हो जाएगा। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यही वाला गलत हो जाएगा और इसका आंसर भी यही वाला हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल F है, अगर कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल F है तो 4m द्रव्यमान वाली वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। ठीक है, फोर्स जो होता है F, हम लोग को पता है ये वाला फोर्स बराबर होता है क्या, m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो दूरी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि मास जितना बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। अगर ये 4m है तो ये भी 4f हो जाएगा। ठीक है, फोर्स भी 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणुओं के बारे में किसने कहा था कि इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसने कहा था कि परमाणु जो है ना और विभाजित नहीं किया जा सकता, और इसको सबसे पहले कहा था कनाद ने, कनाद। ठीक है, हमारे एक ऋषि थे जो आज से 2500 साल पूर्व ही कनाद ने कह दिया था कि जो तत्व होता है उसको जब आप तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा रूप आएगा जिसके बाद और हम नहीं तोड़ पाएंगे। इसको बोला था सबसे पहले कनाद ने। लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्यों नहीं आ रहा, रीज़न है कि पहले हम लोग सिर्फ बोलते थे, बोल देते थे, ऋषि मुनि सब बोल दिया करता था, लिखता नहीं था कहीं पे, लिख के नहीं, यानी कि पैटर्न नहीं होता था। होता ना, अभी कोई हर चीज़ का पैटर्न हो रहा है, तो ये नहीं किया था। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या किया, इसको लिखा और समझाया भी कि देखो ये होता है, जो तत्व है उसका जो तोड़ते जाएंगे तो एक एटम आएगा, उसके बाद इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। ये कौन बोला था, ये बोला था डाल्टन ने बोला था सबसे पहले इसके अनुसार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, डाल्टन। कार्य का सही सूत्र क्या है, तो कार्य का हम लोग को पता है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर कॉस थीटा नहीं दिया होगा तो सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहा होगा आपको ऑप्शन में, दोनों में से देख लेना जो भी था। चलिए नेक्स्ट है, यदि 60 न्यूटन बल 10 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगे तो त्वरण कितना होगा। तो त्वरण F इक्वल टू एम ए, न्यूटन को दूसरा गति नियम लगा दो, तो F इक्वल टू एम ए लगा दो। तो हमको एक्सेलरेशन पूछा गया है निकालना, तो एक्सेलरेशन निकाल दो F/m और दोनों के वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। एथेनोइक अम्ल की Na2CO3 से अभिक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यहाँ पे देख लो पूरा रिएक्शन निकला हुआ लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल रहा है। चलिए, जीव के संवेदी रिसेप्टर कौन से होते हैं, तो ये होता है ना टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम लोग वो बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कीमो रिसेप्टर। आपको ऑप्शन में या तो टेस्ट रिसेप्टर दिया होगा, यानी कि टेस्ट स्वाद का रिसेप्टर, या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर, या फिर कीमो रिसेप्टर, तीनों ही सही हो जाता जो भी दिया होगा, कोई एक ही दिया था इसमें से। और हमको लग रहा है कि टेस्ट रिसेप्टर देगा, ये सब नाम नहीं देगा, ये सब थोड़ा हाई लेवल में हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता टेस्ट रिसेप्टर। स्वाद के लिए हम लोग जीभ का यूज़ करते हैं ना। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार करें। अब एक कथन दे रखा था, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता तो वाशिंग सोडा बनता है। बिल्कुल नहीं, जब बेकिंग सोडा को गर्म करें तो वाशिंग सोडा थोड़ी बनता है। वाशिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग और घरों की सफाई के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही, यानी कि दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है, ना कि वाशिंग सोडा बनता है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लिख दिए। नर शरीर में वृष यानी कि टेस्टिस जो होता है एक थैलेनुमा संरचना में स्थित होता है, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछा था। इसको बोला जाता है अंडकोश। ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है स्केट्रोम। ठीक है, इसको ट्रोम। चलिए नेक्स्ट है, सर्किट डायग्राम में वोल्ट मीटर को किस प्रकार के प्रतीक चिन्ह के साथ समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो हम लोग जानते हैं इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है वोल्टेज को, और इसको इस तरह से एक सर्किल के अंदर में रखा जाता है, और इसका प्रतीकात्मक चिन्ह जो है ना इसी तरह हो जाएगा, सर्किल के अंदर में रखा और इसको हमेशा श्रेणी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, कौन सा हो जाएगा, तो ये जगह कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसमें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र दिखा देता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। नेक्स्ट, तारे कब सबसे अधिक टिमटिमाते हैं, तो तारे जो होता है ना रात के समय, खासकर के क्षितिज जब होरिजोन के करीब होता है तब सबसे ज़्यादा टिमटिमाता है। इसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लेना अच्छा से। किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो देखो किसी भी तत्व का जो रासायनिक प्रतीक होता है ना, वह मुख्य रूप से उसके परमाणु के एटम और उसके नाम के संक्षिप्त रूप को दर्शाता है। साथ ही यह तत्व के रासायनिक गुणधर्म, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को भी दर्शाता है। ठीक है, तो आपको जो भी आंसर में दिया होगा ऑप्शन में आपको उसको टिक करना था। गर्भधारण रोकने के लिए इसे सीधे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है,
सीधे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। देखिए गर्भाशय इस तरह रहता है, ठीक है। और एक आता है कॉपर जो नॉर्मल स्थिति में देखा जाएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा, तीर के जैसा, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे अंदर इम्प्लांट करके और जब इसको खोला जाता है तो ये इस तरह से टी शेप में हो जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है, और ये कॉपर का बना होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है कॉपर टी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर टी। एक धारावाही परिनालिका के किस स्थान पर चुंबक, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है, तो इसका जो अंदर में होता है मध्य क्षेत्र में, परिनालिका के अंदर मध्य क्षेत्र में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताने में कुछ नहीं था क्योंकि ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, फूल के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, अच्छा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हम बताए थे, ये जो होता है फीमेल वाला पोर्शन, इसको ये, और ये वाला होता है मेल वाला पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो स्टिग्मा यानी कि ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है। स्टिग्मा के संबंध में कौन सा कार्य या विशेषता सही नहीं है? तो यह एक नर जनन है ना, ये तो सबसे पहले यहीं पे पकड़ा गया, तो यह एक क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यह एक नर जननांग नहीं, एक फीमेल जननांग है, ठीक है, मेल नहीं, नर नहीं, मादा जननांग है। यहाँ परागकणों को आकर्षित किया जाता है, परागकण जब यहाँ से आता है जिसको आकर्षित किया जाता है, ठीक है। यह एक चिपचिपा भाग होता है, यहाँ पे चिपचिपा होता है, जब परागकण आता है यहाँ पे चिपक जाता है। पराग नली की वृद्धि वर्तिकाग्र से शुरू होता है, बिल्कुल वर्तिकाग्र से ही शुरू होता है, पराग नली यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक धातु और एक अधातु के बीच समानतः कौन सा रासायनिक आबंध बनता है? एक धातु और एक अधातु के बीच में कौन सा बनता है? हम बताए थे आयनिक आयनिक बॉन्ड बनता है एक धातु मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक मेटल और एक मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, माफ कीजिएगा मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आता है, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरणों को लिखना बताना था। तो आपका जो किस तरह से पहले स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद किया जाता है, इस तरह से। तो सबसे पहले तो अयस्क का सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ अयस्क किया जाता है, यानी कि अयस्क को पहले घोला जाता है, सांद्रण किया जाता है। उसके बाद धातु का निष्कासन किया जाता है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, वहाँ से मेटल को निकाला जाता है, और उसके बाद मेटल को शुद्धि किया जाता है, प्यूरिफाई ऑफ मेटल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको तीनों था, सही क्रम में जोड़ना था आपको। सबसे पहले 1 नंबर होता है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोलाइडल विलयन का सामान्य उदाहरण? देखो कोलाइडल विलयन किसको बोलते हैं? जिसके जो एटम जो होता है, अणु जो होता है, उसका 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो होता है ना हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि मिलता नहीं इसका सॉल्यूशन। जैसे कि दूध ले लो, दूध में आपको घी अलग दिखेगा, दूध अलग दिखेगा, ठीक है। जैसे कि खून ले लो, खून का भी जो होता है ना, आप देखिए खून पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता, गाढ़ा रहता है। इसका जो होता है ना, अगर आप एटम देखिएगा तो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या यहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूध। गाइस तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जो भी सिर्फ अगर हमको ये डायरेक्टली बोलते हैं और आपको बता देते हैं आंसर और आगे निकल जाते, लेकिन समझाते इसलिए कि आगे जो भी शिफ्ट जिस भी बच्चा का है उसको अब इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो उस पर दिक्कत ना हो। और इससे रिलेटेड और भी हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको आगे जो आने वाले जितने भी शिफ्ट है उसमें आपको दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छा से पकड़ सकें क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो अगर मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।